द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उमा शंकर तंवर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करवाने के लिए। प्यारे बच्चों, पूर्ववर्ती कक्षा में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। 11वें क्वेश्चन से हम आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। जय किसान सीरीज का ये दूसरा सेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा, और फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय को समझते हुए हम एक बार टेस्ट सीरीज चालू करते हैं हमारी। चलिए, हम लोग 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके थे, 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी पेन कॉपी लेके बैठे ताकि साथ के साथ आप उसको उतारते रहें। यहां तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सभी बच्चे तैयार रहें और एक साथ आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि की दृष्टि से हानिकारक क्षरण है। प्रश्न दोबारा सुने। कृषि की दृष्टि से हानिकारक क्षरण है। पहला है बौछार, दूसरा परत, तीसरा रिल और चौथा अवनालिका। देखिए बच्चों, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो। पहले इस प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार। कृषि की दृष्टि से हानिकारक, कैसा हानिकारक, हानिकारक चरण कौन सा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कृषि की दृष्टि से हानिकारक चरण कौन सा है। हानिकारक क्षरण की बात की जा रही है। हम जानते हैं कि क्षरण, क्या क्षरण कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। क्षरण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। पहला जल क्षरण, पहला कौन सा, जल क्षरण, और दूसरा वायु क्षरण, वायु क्षरण। आप सभी जानते हैं, पहला जल क्षरण, दूसरा वायु क्षरण। ये जो 4 विकल्प हैं, ये किस क्षरण से संबंध रखते हैं। बौछार, परत, रिल और अवनालिका। अवनालिका, इसमें एक शब्द जुड़ रहा है नालिका। क्या, नालिका, नाली। नालिका शब्द का मूल शब्द क्या है, नाली। नाली किससे होती है, जब अधिक मात्रा में जल प्रवाहित हो तो उससे क्या बनती है, नाली। अर्थात ये कौन से चरण के ऑप्शन है, ये सभी जल चरण के ऑप्शंस हैं। सभी किस चरण के ऑप्शन है बच्चों, ये सभी जल चरण के विकल्प हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा चरण है। अब इसमें हम इसके सही विकल्प की तरफ मूव करेंगे, किसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए एक बार, बौछार, परत, रिल, अवनालिका। हानिकारक की बात कर रहा है। ये चारों विकल्प जल चरण के हैं, लेकिन ज्यादा हानि कौन सा पहुंचाता है किसानों को, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, वो नुकसान कौन सा चरण पहुंचाता है, वो पहुंचाता है परत चरण, जिसको इंग्लिश में शीट इरोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीट इरोजन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे ध्यान दें और इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी बच्चे, बीज है, बीज है, परिपक्व अंडाशय, परिपक्व बीजांड, फल का बीज का भाग या उपयुक्त सभी। प्रयास करें एक बार। बीज किसे कहते हैं, आपने सुना होगा बीज, मक्के का बीज, बाजरे का बीज, गेहूं का बीज, सरसों का बीज, है ना। लेकिन ये विकल्प कुछ अलग हैं, वो विकल्प है ही नहीं। क्या विकल्प है, परिपक्व बीजांड या परिपक्व अंडाशय, परिपक्व बीजांड, फल के बीज का भाग और उपयुक्त सभी। तो देखिए, बीज, बीज को बोलते हैं फर्टाइल एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, फर्टाइल एम्ब्रियो, फर्टाइल एम्ब्रियो। फर्टाइल एम्ब्रियो, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, परिपक्व बीजांड। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। इसका अगर इंग्लिश वर्जन हम लेंगे ना, तो परिपक्व बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टाइल एम्ब्रियो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या निकलेगा, इसका सही आंसर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए, वायुरोधी वृक्ष पट्टियों में आपस में दूरी रखते हैं। वायुरोधी वृक्ष पट्टियों में आपस में दूरी रखते हैं 5 से 6 मीटर, 3 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर या 7 से 8 मीटर। वायुरोधी वृक्ष पट्टियां होती क्या है? नाम से स्पष्ट है, वायुरोधी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। वायुरोधी मतलब वायु के रूप को क्या करे? रोके, या वायु के लिए अवरोध उत्पन्न करे। हम जानते हैं जैसे हम खेत लगाते हैं या बगीचा लगाते हैं या कोई और चाड़ हम लगा रहे हैं, उसमें आप देखना जब हवा के प्रवाह को कम किया जाता है तो उसके लिए हम वृक्ष लगाते हैं जिससे वायुरोधी पट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये उसी वृक्षों के आपसी गैप की बात कर रहा है कि वायुरोधी वृक्ष पट्टियों की आपस में दूरी कितनी रहती है। तो कितनी रहती है? 5 से 6 मीटर। इसका राइट आंसर है ए, 5 से 6 मीटर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान। बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान क्या है? 50%, 75%, 90% या 60%? एक बार इसको पढ़ें। 50%, 75%, 90% या 60%? देखिए इसको मैं आपके लिए सरल कर देता हूं। 50% से 50% से अधिक, 75% से अधिक, 90% से अधिक या 60% से कम? बताने का प्रयास करें एक बार। इसको मैंने सही रूप में व्यवस्थित कर दिया है आपके लिए। एक बार बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा प्यारे बच्चों। इसका हम राइट आंसर निकालेंगे तो राइट आंसर इसका आएगा कितना? 75% से अधिक। ये वास्तविक उपयोगिता होती है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल वैल्यू। इसको रियल वैल्यू बोलते हैं। और रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रियल वैल्यू एक अच्छी फसल की 75% से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। उपजाऊ जो बीज होता है, उपजाऊ बीज की रियल वैल्यू कितनी होती है? 75% से अधिक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों प्रश्न देखें। कपास की, किसकी? कपास की, कपास की, कपास की, एक मिनट, कपास की आपसी दूरी, कपास की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होती है। जो कॉटन होती है, कॉटन की न्यूनतम अंकुरण क्षमता, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? कपास का न्यूनतम अंकुरण क्षमता मतलब कि जैसे हमने 100 बीज बोए तो इसमें से तो इतने तो कम से कम उगेंगे। बताइए 70%, 75%, 85% या 90%? इसका राइट आंसर है 65%। सबसे कम अंकुरण प्रतिशत सा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज या जीपी, किसका होता है? कपास का। कितना? 65%। इसको आप बिल्कुल छाप लें दिमाग में। 65% सबसे कम जीपी किसका होता है? कपास का होता है। इसको आप उतारते रहे साथ के साथ, है ना, बैठे नहीं ऐसे कहीं बैठे बैठे देखते रहो और ऐसे बोलो याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, ऐसे याद नहीं होगा, है ना। सरस्वती जी को ध्यान में लेकर के काम करो, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लग जाओगे तुम, बढ़िया जगह पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट, आधार बीज। आधार बीज इंग्लिश में क्या नाम दिया इसका? मदर सीड। मदर सीड के ऊपर टैग, किसकी बात की जा रही है यहाँ? टैग की। मदर सीड के ऊपर टैग, मदर सीड के ऊपर टैग किस रंग का होता है? टैग का कलर पूछा जा रहा है, टैग का रंग कैसा होता है? नीला, सफेद, सुनहरा पीला या बैंगनी? तो आपने सीड देखे होंगे, आप पढ़ते हो, आप न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसी को क्रम को यहां देखेंगे तो उसमें कौन कौन से सीड पे कौन कौन सा टैग लगा होता है, इसके मैं एक क्लास बना के पर्टिकुलर आपको बता दूंगा, जिसमें सीड्स का टैग आ जाएगा, उसी के साथ उसकी प्योरिटी परसेंटेज आ जाएगी। तो काफी प्रोसेस है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? सफेद। कौन सा आएगा? सफेद। ये जो आधार बीज है ना, जिसको मदर बीज बोलते हैं, इसी बीज को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड। क्या बोलते हैं?
फाउंडेशन सीड। इसी सीड को फाउंडेशन सीड बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं हुई, मदर सीड कौन सा आएगा, यही फाउंडेशन सीड है, ठीक है। राइट आंसर इसका सफेद, वही ट्रंक इस पे टैग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बताने का प्रयास करें एक बार। मृदा में बीज का अधिकतम गहराई में जाने के कारण होने वाली सुषुप्त अवस्था होती है। समझिए एक बार इसको, कि मान लीजिए बीज है वो अधिक गहराई में चले गया, उसके कारण कौन सी सुषुप्त अवस्था आएगी। अब इसमें एक शब्द आ रहा है क्या, सुषुप्त अवस्था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या है। पहली चीज ये क्या है, बीज का किसी भी कारण से, चाहे आंतरिक कारण हो चाहे बाह्य कारण हो, किसी भी कारण से कुछ समय के लिए सो जाना या कुछ समय के लिए एक्टिव नहीं होना, कुछ समय के लिए उसकी वृद्धि रुक जाना, तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो उसकी सुषुप्त अवस्था होती है। जैसे आप देखना गेहूं का उत्पादन होने के पश्चात उसको हम तुरंत बो सकते हैं क्या, नहीं बो सकते। क्यों, क्योंकि गेहूं का जैसे उत्पादन होगा उसके पश्चात वो लगभग 5 से 6 महीने के लिए डोरमेंसी पीरियड में रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है। उसके पश्चात फिर जैसा मौसम आएगा उस मौसम में उसको हम ग्रो कर सकते हैं, बो सकते हैं, ठीक है। तो डोरमेंसी मतलब यही होता है कि किसी भी कारण से बीज अंकुरण नहीं हो, सुषुप्त अवस्था में चली जाए, साइलेंट हो जाए, स्लीपिंग स्टेज में चला जाए, ठीक है, वो आएगी डोरमेंसी पीरियड। उसके लिए साइंटिफिक टर्म्स हैं, इसके लिए पर्टिकुलर टर्म हम बात करेंगे कृषि की शब्दावली, वो आएगी डोरमेंसी पीरियड, ठीक। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा बताइए एक बार। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, द्वितीय सुषुप्त अवस्था, बलकृत या उपयुक्त शरीर। इसका राइट आंसर है बलकृत। इसको बोलते हैं फोर्स्ड या इंड्यूस्ड डोरमेंसी, इंड्यूस्ड डोरमेंसी पीरियड, ठीक है। ये आप अगर बीज को सोइल में अधिक गहराई पे डालेंगे तो वो हम बल कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली उसको गहरा डाल रहे हैं, इस वजह से वो डोरमेंसी पीरियड में चला गया है। तो कौन सी स्टेज में आएगा, वो बलकृत स्टेज में आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें एक बार। टेट्राजोलियम परीक्षण, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। टेट्राजोलियम परीक्षण का संबंध है, टेट्राजोलियम परीक्षण को इंग्लिश में वही बोलेंगे टेट्राजोलियम टेस्ट। क्या बोलेंगे, टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसको टीटीबी कहते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट का संबंध किससे है, इसका कौन से जो विकल्प है वो इससे संबंध रखते हैं। विकल्प फर्स्ट बीज का अंकुरण, दूसरा है बीज की जीवन क्षमता, तीसरा बीज शुद्धता और चौथा बीज सुसुप्त कालिता। बताने का प्रयास करें एक बार सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, किसका राइट आंसर क्या आएगा। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छे मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बीएससी लेवल के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है जो डोरमेन या अपने टेट्राजोलियम टेस्ट है, इसका उपयोग करते हैं सीड वाइबिलिटी के लिए। किसके लिए, सीड वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। और सीड वाइबिलिटी को इंग्लिश में तो सीड वाइबिलिटी, और हिंदी में क्या कहते हैं, बीज की जीवन क्षमता। क्या कहते हैं, बीज की जीवन क्षमता। राइट आंसर इसका बी आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। 1000 दानों का भार कहलाता है, तो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल 0% है, मतलब जैसा तो गाजर मूली वाला प्रश्न है ये। तो 1000 दानों का भार कहलाता है। देखो इसको, और विकल्प देखो, परीक्षण भार, सीड इंडेक्स, डेकोज या सभी। बताएं एक बार, देखो समझो इसको, 1000 दानों का क्या भार क्या कहलाता है, पहले देखेंगे इसको समझेंगे। 1000 दाने मतलब देखो आपके सिलेबस में 2 भार हैं, एक तो है टेस्ट वेट, एक कौन सा है, टेस्ट वेट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स की बात करेंगे। टेस्ट वेट आपके सामने है, कितना, 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन क्या कहलाएगा, टेस्ट वेट। और सीड इंडेक्स की बात करेंगे तो 100 क्या दानों का वजन, 100 दानों का वजन क्या कहलाएगा, सीड इंडेक्स कहलाएगा। चलिए
अब इसका आप आंसर निकाल लेंगे कौन कौन सा, ये तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो ये तो अपने आप कट गया उपरोक्त सभी। अब बचा परीक्षण भार और सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स आपके सामने आ गया कि 100 दानों का वजन, हम चर्चा कर रहे हैं 1000 दाने की, तो विकल्प कौन सा आएगा इसका, विकल्प ए। कौन सा इसका राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर है विकल्प ए। टेस्ट वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परीक्षण भार। क्या बोलते हैं, परीक्षण भार। सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट, अब ये दोनों चीज हमारे एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करो हल्का सा, कि साहब जब 1000 दानों का वजन हम नाप रहे हैं टेस्ट वेट से, फिर जरूरत क्या पड़ गई कि हम लोग सीड इंडेक्स भी निकालें। टेस्ट वेट ही बहुत था, 1000 दानों को तोड़ लिया सफिशिएंट है, हम क्यों तोड़े 100 दानों को। तो देखो बच्चों, दाने की प्रकृतियां दो होती हैं, एक बारीक, एक कौन से होते हैं बच्चों, बारीक, और दूसरे मोटे। कौन से, मोटे, जिनको क्या बोलते हैं, बोल्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बोल्ड। तो मोटे बीजों का तो निकाला जाता है क्या, सीड इंडेक्स। मोटे बीजों क्या निकालते हैं, सीड इंडेक्स। कितने मोटे, इतने मोटे, है ना, बहुत मोटे, ज्यादा मोटे नहीं। आपने मिर्च देखिए, मक्का मोटे बीज में आती है, ज्वार, है ना, मोटे अनाज, ठीक है। तो मोटे अनाज का क्या निकालते हैं, सीड इंडेक्स। और छोटे जो बारीक बीज होते हैं, जैसे आपके खेत में लगी हुई है अभी कौन सी, मस्टर्ड, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको सरसों कहते हैं। सरसों का क्या निकालते हैं, टेस्ट वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेस्ट वेट, जिसका टेस्ट वेट आता है 3 से 4.5 क्या ग्राम, 3 से 4.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। सोयाबीन व मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। सोयाबीन व मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर या 200 मीटर। देखो इसमें कितने प्रश्न समाहित हैं। पहली चीज, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन मूंगफली, अच्छा, इसमें आपसे प्रश्न का आधार क्या रखा है, आधार बीज, बेस क्या बनाया है, आधार बीज को। और विकल्प में कौन सी चीज दी गई है, पृथक्करण दूरी। प्रश्न में 3 भाषाएं हैं। एक प्रश्न पूछने किसके बारे में चाह रहा है, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में। किस रेंज में पूछना चाह रहा है, आधार बीज वाले रेंज में। और आपके जो विकल्प दे रखे हैं, विकल्प किस चीज के दे रखे हैं, पृथक्करण दूरी के। तो आपको किसके बारे में देखना है, आपको यहां आना है सीधा, किसके बारे में, इसके बारे में देखना है कि सोयाबीन और मूंगफली की आधार बीज अगर हम लेंगे तो उस समय पृथक्करण दूरी कितनी लेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस। इसको पृथक्करण दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसको आईडी भी कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, पौधे की आईडी, पौधे की, इसको हम आईडी भी कह सकते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। तो पौधे की आइसोलेशन डिस्टेंस हम बात करेंगे सोयाबीन और मूंगफली के संदर्भ में, और बीज में भी कौन से, आधार बीज में, तो कितनी आएगी इसकी, 3 मीटर। कितनी आएगी बच्चों, 3 मीटर। ये तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन आप मैं समझा रहा हूं, इसको आप उतारते रहिए। होता क्या है कि हम लोग पेंडिंग छोड़ देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग एक साथ, जैसे हमारे 500 क्वेश्चन हो गए, 700 क्वेश्चन हो गए, फिर हम लिखने का प्रयास करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोग इन प्रश्नों को साथ के साथ बुक्स में नोट डाउन करते जाएं, और कहीं भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की भी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास ही प्रोवाइड करवाई है, सॉरी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास अभी लगी नहीं है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की हमने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। तो उम्मीद करता हूं जो आपको पढ़ाया है शुभम ने अच्छा समझ में आया होगा, और आप प्रयास करें कि आपकी जो क्लास है उसको आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी को, छोटे भाई बहनों को शेयर करें। और अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।